26 मई 1991 की रात लॉर्डा एयर फ्लाइट 004 बैंकॉक से वियना के लिए उतरी थी। एयरक्राफ्ट एक मॉडर्न बोइंग 767 था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि अचानक कॉकपिट में एक छोटा सा मैसेज अपीयर हुआ। लेफ्ट थ्रस्ट रिवर्सल सिस्टम एडवाइजरी। ये कोई इमरजेंसी वार्निंग नहीं थी। मैनुअल के मुताबिक फ्लाइट कंटिन्यू की जा सकती थी। लेकिन कुछ मिनट्स बाद कुछ ऐसा हुआ जो एविएशन इंजीनियर्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एयरक्राफ्ट का इंजन थ्रस्ट रिवर्सल हवा में ही डिप्लॉय हो गया। प्लेन अचानक वायोलेंटली लेफ्ट साइड की तरफ रोल कर गया। स्पीड रैपिडली बढ़ गई और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर बोइंग 767 कंट्रोल से बाहर हो चुका था। सवाल ये है, आखिर एक सिस्टम जो सिर्फ रनवे पर यूज होता है वो 33,000 फीट की हाइट पर कैसे एक्टिवेट हो गया? दोस्तों, AC आवर में आप सबको खुशामदीद। छब्बीस मई 1991 की रात थी। लॉर्डा एयर फ्लाइट 004 अपनी लॉन्ग हॉल सफर पर थी। ये शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट असल में हांगकांग से वियना जा रही थी और बैंकॉक थाईलैंड इसका इंटरमीडिएट स्टॉप था। बैंकॉक से टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट को यूरोप की तरफ रवाना होना था। एयरक्राफ्ट था बोइंग 767-300ER। इस फ्लाइट में टोटल 223 लोग मौजूद थे। जब ये एयरक्राफ्ट बैंकॉक से उतरा, किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद ये एक खौफनाक हादसे का शिकार होने वाला है। कॉकपिट में कैप्टन थॉमस जे वेल्च और फर्स्ट ऑफिसर जॉफिस थर्नर मौजूद थे। दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। फ्लाइट ने बैंकॉक से तकरीबन 11:02 पर टेक ऑफ किया। इनिशियल क्लाइंब बिल्कुल नॉर्मल था। टेक ऑफ के तकरीबन 6 मिनट बाद कॉकपिट के EICAS पर एक एडवाइजरी मैसेज आया। LREV ISLN VAL, यानी लेफ्ट इंजन के थ्रस्ट रिवर्सल सिस्टम का हाइड्रोलिक आइसोलेशन वाल्व किसी तरह ओपन हुआ था या इंटरमिटेंटली ओपन हो रहा था। ये कोई वार्निंग लेवल इमरजेंसी मैसेज नहीं था। उस वक्त इसे एडवाइजरी माना जाता था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मैसेज लाइकली थ्रस्ट रिवर्सल सिस्टम के ऑटो रिस्टोर फंक्शन से लिंक था। ऑटो रिस्टोर सिस्टम का मकसद ये था कि अगर रिवर्सल स्लीव्स किसी वजह से मूव करें तो सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिकली वापस स्टोर्ड पोजीशन में लाने की कोशिश करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उस वक्त कॉकपिट क्रू के लिए इस एडवाइजरी मैसेज के साथ कोई इमीडिएट मेमोरी एक्शन या इमरजेंसी प्रोसीजर अटैच नहीं था। क्रू ने क्विक रेफरेंस हैंडबुक कंसल्ट की और जो गाइडेंस अवेलेबल थी उसके मुताबिक फ्लाइट कंटिन्यू की जा सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक क्रू ने इस मैसेज को देखकर बैंकॉक वापस फौरन टर्न नहीं किया क्योंकि एयरक्राफ्ट उस वक्त नॉर्मल बिहेव कर रहा था और मैनुअल ने भी इसे कैटास्ट्रोफिक इन फ्लाइट थ्रेट के तौर पर ट्रीट नहीं किया था। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। थ्रस्ट रिवर्सल लैंडिंग के बाद यूज होता है। जब एयरक्राफ्ट रनवे पर टच करता है तो इंजन थ्रस्ट को टेम्परेरीली रिवर्स डायरेक्शन में डाइवर्ट किया जाता है ताकि प्लेन जल्दी स्लो हो सके। लेकिन हवा में, खास तौर पर हाई स्पीड और हाई पावर के दौरान थ्रस्ट रिवर्सल का डिप्लॉय होना बहुत डेंजरस होता है। एक्सीडेंट से पहले इंडस्ट्री का यकीन ये था कि अगर इन फ्लाइट डिप्लॉयमेंट हो भी जाए तो सबसे क्रिटिकल कंडीशन लो स्पीड पर होगी, यानी टेक ऑफ या लैंडिंग के करीब। बोइंग 767 सर्टिफिकेशन लॉजिक भी इसी अजम्पशन पर बेस्ड थी। लॉर्डा एयर 004 ने ये अजम्पशन चेंज कर दी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बोइंग 767 जैसे डिजाइन्स में जहां इंजन विंग के बहुत करीब और लीडिंग एज के आगे की तरफ माउंटेड होता है, हाई स्पीड थ्रस्ट रिवर्सल डिप्लॉयमेंट से रिवर्स एफ्लेक्स विंग के ऊपर सरफेस पर जा सकती है। इससे विंग के ऊपर एयर फ्लो सीवियरली डिस्टर्ब होता है और लिफ्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इंस्टेंट लूज हो सकता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ एसिमेट्रिक थ्रस्ट की नहीं थी, प्रॉब्लम ये भी थी कि विंग खुद अपने लिफ्ट परफॉर्मेंस लूज कर रहा था। मगर ये बात एक्सीडेंट के बाद ही समझ में आई। एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा हैं।
FAA समरी के मुताबिक लेफ्ट इंजन थ्रस्ट रिवर्सल सिस्टम पर काफी पहले से मेंटेनेंस एक्शन हो रहे थे। 14 अगस्त 1990 के बाद से लेफ्ट रिवर्सल सिस्टम से रिलेटेड 13 मेंटेनेंस एक्शंस नोट की गई और 28 जनवरी 1991 के बाद सिर्फ कुछ महीनों में 10 और एक्शंस किए गए। इनमें वॉल्स, एक्यूटेटर्स और एडजस्टमेंट शामिल थे। एडवाइजरी मैसेजेस कुछ फ्लाइट्स के बाद फिर वापस आ जाती थी। सबसे रीसेंट मेंटेनेंस एक्शन 25 मई 1991 यानी एक्सीडेंट से एक दिन पहले वियना में हुआ था, जहां लेफ्ट इंजन थ्रस्ट रिवर्सल लॉकिंग एक्यूटेटर रिप्लेस किया गया। फिर भी रेकरिंग प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। टेक ऑफ के तकरीबन 15 मिनट बाद जब एयरक्राफ्ट लगभग 25,000 फीट के करीब था, कॉकपिट में एक पायलट ने कमेंट किया कि रिवर्सल डिप्लॉय हो गया है। इस कमेंट के फौरन बाद एयरक्राफ्ट ने रैपिडली एबनॉर्मल एटीट्यूड चेंज दिखाया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लेफ्ट इंजन का थ्रस्ट रिवर्सल मिड एयर अनकमांडेड डिप्लॉय हुआ। ये डिप्लॉयमेंट एयरक्राफ्ट के लिए इतना वायलेंट एरोडायनामिक इवेंट बना कि बोइंग 767 बहुत तेजी से लेफ्ट रोल और नोज डाउन डाइव में चला गया। इस मोमेंट के बाद सब कुछ सेकंड्स में हुआ। लेफ्ट इंजन रिवर्स थ्रस्ट क्रिएट कर रहा था, जबकि राइट इंजन फॉरवर्ड थ्रस्ट दे रहा था। साथ ही विंग के ऊपर डिस्टर्ब्ड एयर फ्लो ने लेफ्ट साइड पर लिफ्ट को बहुत कम कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि एयरक्राफ्ट पर एक बहुत पावरफुल याव, रोल और पिच डाउन कॉम्बिनेशन अप्लाई हुई। कॉकपिट क्रू ने कंट्रोल रीगेन करने की कोशिश की, लेकिन एरोडायनामिक लोड्स इतने एक्सट्रीम थे कि रिकवरी प्रैक्टिकली मुमकिन न रही। इन्वेस्टिगेशन ने यह भी रिकॉर्ड किया कि एयरक्राफ्ट की स्पीड डाइव के दौरान तेजी से बढ़ी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया। रैकेज एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस ने ये दिखाया कि एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट ब्रेकअप का शिकार हुआ, यानी बोइंग 767 जमीन तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो चुका था। क्रैश साइट बैंकॉक से तकरीबन 94 माइल्स दूर थी। इस एक्सीडेंट में तमाम 223 लोगों की जान चली गई। इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि मलबा बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूड ये किया गया कि इसका पॉसिबल कॉज लेफ्ट इंजन थ्रस्ट रिवर्सल का अनकमांडेड इन फ्लाइट डिप्लॉयमेंट था और उसके साथ थ्रस्ट रिवर्सल फेल सेफ डिजाइन में शॉर्टकमिंग्स, सर्टिफिकेशन असम्पशन की कमी और फ्लाइट क्रू प्रोसीजर्स का इनएडिक्वेट होना भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।